ठीक है ना बच्चा? Yes. तो हम लोग चलिए पढ़ाई करते हैं। सर। और अब हम लोग पढ़ते हैं, ईयर को ही आगे बढ़ाते हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा मैं जरा समराइज कर दूं एक फ्लो चार्ट में, तब आप बेटर समझ पाएंगे। ये देखिए, हम बात कर रहे थे ईयर की। मेरी स्क्रीन विजिबल है सब बच्चों को? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ईयर ने अभी तक हमने बात की कि Yes, sir. एक्सटर्नल ईयर, ठीक है, एक्सटर्नल ईयर होता है। दूसरा होता है मिडिल ईयर, मिडिल ईयर। और तीसरा होता है इंटरनल ईयर। ये पार्ट्स होते हैं इंटरनल ईयर, ठीक है, ये पार्ट हो गए। इसमें अगर एक्सटर्नल ईयर में हम बात करें तो एक्सटर्नल ईयर में दो पार्ट आ गए। एक तो आ गया ईयर पिना, ठीक है, ईयर पिना ये आ गया, ठीक है। दूसरा पार्ट जिसमें साउंड वाइब्रेशन जाती है, जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी, ऑडिटरी हिएटस, ठीक है, दो पार्ट हो गए। मिडिल एयर की बात करें तो मिडिल एयर में दो चीजें आती हैं। एक तो ईयर ऑसिकल्स, ईयर ऑसिकल्स, और वो ईयर ऑसिकल्स आप जानते हो मैलियस, इनकस और स्टेप्स होते हैं, ठीक है, तीनों जिनके बारे में हमने जाना। दूसरा होता है यूस्टेशियन ट्यूब। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ये ईयर में प्रेशर को बैलेंस करती है, एक्स्ट्रा साउंड वाइब्रेशंस को बाहर निकलने में हेल्प करती है, वरना ईयर खराब हो जाए। तीसरा है इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर में अगर हम बात करें तो ये दो पार्ट, सबसे ऊपर तो कवरिंग होती है बोनी लेब्रिंथ की, किसकी? बोनी लेब्रिंथ। एक बच्चे ने पूछा कि अगर ये टूट जाए तो क्या होगा। बोन अगर टूट जाए तो क्या होता है? बोन इज मेंट फॉर प्रोटेक्शन, वो प्रोटेक्शन के लिए होती है। तो अगर वो प्रोटेक्शन टूट जाए, बोनी लेब्रिंथ इंटरनल ईयर को प्रोटेक्ट करने के लिए है, क्योंकि बड़े सेंसिटिव होते हैं। अगर ये टूट जाए तो बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि अब आपका इंटरनल ईयर दैट इज प्रोन टू डैमेज, किसी भी तरह का डैमेज उसमें हो सकता Yes, है। sir. बोनी लेब्रिंथ के अंदर मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ भी होता है, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, Let- ठीक है, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। और इस मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के अंदर दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट क्या? एक तो होता है वेस्टिबुलर एपरेटस, वेस्टिबुलर एपरेटस। इस वेस्टिबुलर एपरेटस में अगेन देयर आर टू पार्ट्स, एक तो यूट्रिकुलस, दूसरा सकुलस। और यूट्रिकुलस के ऊपर सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं, सेमी Yes, sir. सर्कुलर कैनाल, ठीक है। Um, ये वेस्टिबुलर एपरेटस हो गया। दिस वेस्टिबुलर एपरेटस इज कंसर्न्ड विद बॉडी बैलेंस। ये क्या करता है? बॉडी बैलेंस, ये इसका काम हुआ वेस्टिबुलर एपरेटस का। जबकि वहीं पे अगर हम बात करें तो ये है कॉक्लिया, दूसरा पार्ट। कॉक्लिया इज कंसर्न्ड विद हियरिंग, ये हियरिंग से रिलेटेड है, सुनने में मदद करता है। तो आपने मोटा मोटा अभी तक यही सारी चीजें पढ़ी, ठीक है ना। मिड ईयर के बारे में आपको बता दिया। अब हम आ जाते हैं डियर सीधे इंटरनल ईयर पे, ठीक है ना बच्चा। अब आ जाते हैं हम इंटरनल ईयर और उसको पढ़ते हैं। और इंटरनल ईयर में मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग भी पढ़ लेंगे। इंटरनल ईयर में, इंटरनल ईयर का में हम अभी तक जो पढ़ चुके हैं यूट्रिकुलस, सक्लस, वेस्टिबुलर एपरेटस। और उसमें अब हम जो दूसरी चीज पढ़ने जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉक्लिया। yes, sir. कॉक्लिया, दिस कॉक्लिया इज कंसर्न्ड विद हियरिंग। हम कॉक्लिया का क्रॉस सेक्शन बनाएंगे और मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग को यहाँ पर पढ़ लेंगे हम, ठीक है। चलिए इसको बना के देखते हैं। तो इसके लिए हम ऐसे बनाते हैं। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो कॉक्लिया होता है ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, तीन इसके सेक्शंस होते हैं। ऊपर हम देखें तो ये जो सेक्शन होता है इसे हम कहते हैं स्केला वेस्टिबुलाए, Vestibular. स्केला वेस्टिबुलाए, ठीक है। बीच में जो ये पोर्शन है इसे कहा जाता है स्केला मीडिया,
स्केला मीडिया, और नीचे जो पोर्शन है उसे हम कहते हैं स्केला टिम्पैनी। Timpani. ठीक है, ये 3 इसके पार्ट्स है। यहां अगर आप देखिए तो स्केला मीडिया इज सेपरेटेड फ्रॉम स्केला वेस्टिबुलाई बाय दिस रूफ। ये इस छत से इससे सेपरेट है। और ये जो छत आप देख रहे हैं ना डियर, इस छत को हम कहते हैं रीजनर्स मेम्ब्रेन। इस छत को हम कहते हैं रीजनर्स मेम्ब्रेन। ये सिंगल लेयर मेम्ब्रेन है, ये छत है। तो स्केला वेस्टिबुलाई इज सेपरेटेड फ्रॉम स्केला मीडिया, या स्केला मीडिया इज सेपरेटेड फ्रॉम स्केला वेस्टिबुलाई बाय दिस रूफ। इट इज नोन एज रीजनर्स मेम्ब्रेन। इसी को हम रीजनर्स मेम्ब्रेन कहते हैं। अब ये है बहुत बेसिक बात, मगर आपको पता है क्वेश्चन इन्हीं बातों से आता है और हम वही बातें भूल जाते हैं। जबकि स्केला मीडिया को स्केला टिम्पैनी से जो सेपरेट करता है डियर, वो ये होता है जिसे हम कहते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन। देखो बेस पे भी है मीडिया के, वो छत पे है तो रीजनर्स, ये बेस पे है तो बेसिलर। बेसिलर मेम्ब्रेन, कोई कठिन बात नहीं है। तो रीजनर्स मेम्ब्रेन स्केला मीडिया को स्केला वेस्टिबुलाई से सेपरेट करता है, और बेसिलर मेम्ब्रेन वो जो है स्केला मीडिया को स्केला टिम्पैनी से सेपरेट करता है। इस तरह से स्केला मीडिया सेपरेट हो गई। इतना ही नहीं, अगर हम यहाँ पर देखें तो स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पैनी में जो फ्लूइड भरा होता है डियर, ये फ्लूइड जो भरा है, इस फ्लूइड को हम कहते हैं पेरिलिम्फ। ये पेरिलिम्फ से भरा हुआ होता है, पेरिलिम्फ। दिस फिल्स स्केला वेस्टिबुलाई and scala tympani, whereas this is endolymph which is filled in scala media. स्केला मीडिया के अंदर भरा होता है जो फ्लूइड, उसे हम कहते हैं एंडोलिम्फ। तो स्केला मीडिया में भरा हुआ है कौन सा फ्लूइड? एंडोलिम्फ। जबकि स्केला वेस्टिबुला और स्केला टिम्पैनी में जो फ्लूइड भरा हुआ डियर, वो होता है पेरिलिम्फ। वो होता है क्या? पेरिलिम्फ। क्या इतनी बात समझ गए? Yes, sir. अब यहाँ पर एक ही जगह होती है जहां पर स्केला वेस्टिबुला और स्केला टिम्पैनी कम्युनिकेट करते हैं, उसको हम कहते हैं हेलिकोट्रीमा। हेलिकोट्रीमा एक वो जगह है जहां पर स्केला वेस्टिबुला है और स्केला टिम्पैनी आपस में कम्युनिकेट करते हैं। मैं जरा इसके टर्म्स आपको दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा। अगर हम देखें, हम बनाएं इसको इस तरह से, तो ऐसे घूमता हुआ जाता है, ओवल विंडो से होता हुआ घूमता हुआ राउंड विंडो से आता है। ये ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद ये कलर ले लेते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे हमने 3 चैम्बर बना दिए हैं। मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि चैम्बर्स क्या क्या हैं। ये बीच में ये जो है ना, ये है स्केला मीडिया, ठीक है। ऊपर की तरफ जो हमने ये ग्रीन से बनाया है, ये जो है ये स्केला वेस्टिबुलाe है। और जो रेड से बनाया हमने डियर ना, वो क्या है? स्केला टिम्पैनी। स्केला टिम्पैनी। जबकि जो पिंक से बनाया है वो है स्केला मीडिया। आपको दिख रहा है? समझ में आ रहा है? अब जरा ध्यान Yes, से sir. देखिए, तो एक ही जगह तो ऐसी है, एक ही पॉइंट तो ऐसा है जहां पे ये दोनों मिले। ग्रीन वाला स्केला वेस्टिबुला है, रेड वाला स्केला टिम्पैनी। तो यही तो वो जगह है जहां पर दोनों आपस में मिल गए। ये वो जगह है कि नहीं? है कि नहीं? बाकी हर जगह तो सेपरेट है, वो दूर दूर है। तो इसका मतलब ये जो हमने क्रॉस सेक्शन बनाया बिल्कुल उस जगह पे बनाया, यहाँ कहीं से कट किया है जहां से हमें पता लग रहा है कि ये आपस में मिल रहे हैं, पर मिलते जरूर है, इसीलिए फ्लूइड दोनों में एक है। बाकी बहुत लंबा सा चला जाता है। स्केला वेस्टिबुला स्केला टिम्पैनी दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड हैं, मगर एक जगह पे आके दोनों मिल जाते हैं आपस में, वहां कोई दीवार नहीं होती। इस तरह से जैसे आप यहाँ देख रहे हो, उसे कहते हैं हेलिकोट्रीमा। तो मेरे ख्याल से बात को समझ गए होंगे बेटा, हेलिकोट्रीमा, ठीक है। Yes, sir. यहाँ पर एक मेम्ब्रेन है जिसे हम कहते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ये नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन होती है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अलावा जो ये
बेसिलर मेम्ब्रेन है स्किला मीडिया में, उसमें कई सारी तरह की सेल्स होती है। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए ये कुछ सेल्स हैं, ठीक है, आप इसे कह लो कि दीज आर हेंसेन सेल्स, हेंसेंस सेल्स। अब ये सब सेल का नाम एनसीईआरटी में नहीं है, तो नाम जानना ही काफी है इसमें, वो उसी से काम बन जाएगा आपका। दूसरे कुछ और सेल्स हैं ऐसे, ये सेल्स यहाँ पर हैं, ये क्लाउडियस सेल्स हैं, क्लाउडियस सेल्स, ठीक है। ये नाम जानने हैं बस, हेंसेन सेल, क्लाउडियस सेल, ये थोड़ा सा बेसिलर मेम्ब्रेन के भार को बढ़ा देते हैं, वेट को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये सेल्स होते हैं, हम उन्हें बना Cells लेते of हैं Dieter. जी, सेल्स ऑफ डाइटर को हम जरा बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये सेल्स हैं, ये इस तरह से बना देते हैं, ये 1 2 3 4 सेल्स हमने बना दी, ठीक है। ये कुछ और सेल्स हैं, इन सेल्स को हम कहते हैं सेल्स ऑफ डाइटर। थोड़ा ऐसे बना लेते हैं, बाउंड्री बना लेते हैं, ये कुछ सेल्स हैं, इतनी बड़ी नहीं होती, मैंने थोड़ा बड़ा करके बनाया ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाए, दिख जाए। तो ये हैं सेल्स ऑफ डाइटर या डाइटर सेल्स, सेल्स ऑफ डाइटर, ठीक है। इन डाइटर सेल्स के ऊपर ये सेल्स होते हैं इस तरह से, ये होते हैं हेयर सेल्स, लंबे लंबे हेयर सेल्स होते हैं, ये रहे हेयर सेल्स, ठीक है, हेयर सेल्स, हेयर सेल्स, हेयर सेल्स। और इन हेयर सेल्स के ऊपर जो है ना, वो इस तरह से सेंसरी हेयर्स लगे होते हैं, ये इन्हें सेंसरी सेल या हेयर सेल कहते हैं। तो ये आपको दिख रहे हैं हेयर्स, यहाँ पे हेयर्स दिखाई दे रहे हैं, हेयर्स। और ये जो सेल आप देख रहे हो, इसी सेल को हम कहते हैं हेयर सेल या सेंसरी सेल। दीज आर हेयर सेल्स विच आर प्लेस्ड अपॉन सेल्स ऑफ डाइटर, ठीक है। ये जो हेयर सेल होती है या सेंसरी सेल, उसमें से नर्व्स निकलती हैं और वो इस तरह से चली जाती हैं। ये नर्व्स हैं जो हेयर सेल से जुड़कर बेस पे निकल रही हैं और ब्रेन को इंफॉर्मेशन देने के लिए जाती हैं। ये जो आप देख रहे हो ये जा रही हैं जो, दीज आर नर्व्स, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन लेके जाएंगी किसके पास, ब्रेन के पास लेके जाएंगी। यहाँ पे अगर बात करें हम, तो ये जो हेयर सेल होती है ना डियर, हेयर सेल का नंबर, यहाँ पे हेयर सेल की बात कर लेते हैं, हेयर सेल्स या सेंसरी सेल्स, इनका नंबर वो 16,000 से लेकर 24,000 होता है, 24,000, 16,000 to 24,000 हेयर सेल्स आर प्रेजेंट, ठीक है, ये होती है। और ये 4 रोज में अरेंज होती है, कितनी रोज में, 4 रोज में, दे आर अरेंज्ड इन 4 रोज, 4 रोज में। 3 रो में ये ऐसे वी का शेप बनाती हैं हेयर सेल्स, और चौथी रो में कैसी होती हैं, स्ट्रेट। 3 रोज में कैसे वी स्ट्रक्चर में स्टैंड होती हैं, और चौथी में कैसी होती है बेटा, स्ट्रेट। मेरी आवाज आ रही है सबको बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. हाँ हेयर सर, हाँ Yes, सेल्स सर। का sir. नंबर 16,000 से Yes, sir, आ रही 24,000 है। है। दे आर अरेंज इन 4 रोज, इन 3 रोज दे फॉर्म वी शेप्ड स्ट्रक्चर, इन 4th रो दे स्टैंड स्ट्रेट। 4th रो में स्ट्रेट होती है, एकदम सीधी होती है। इतना ही नहीं, हर हेयर सेल पे जो हेयर्स का नंबर होता है ना, वो अराउंड 100 हेयर होता है। इसका मतलब ईच हेयर सेल हैज अराउंड 100 हेयर्स। 100 हेयर्स हर हेयर सेल पे होते हैं लगभग। तो आप जानते हो हेयर कितने ज्यादा हो गए यहाँ पर, है ना, बहुत ज्यादा। तो इतना ही नहीं, ये जो ईयर है बेटा जी, जो इम्पल्स जनरेट होती है अराउंड 30,000 न्यूरॉन से जुड़कर पहुंचती है ब्रेन के पास। यहाँ 30,000 न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हैं इस साउंड को डिकोड करने के लिए। कितने न्यूरॉन्स, 30,000 न्यूरॉन्स, दे कंडक्ट द इम्पल्स टू ब्रेन। यहाँ से ब्रेन के पास इम्पल्स को कंडक्ट करते हैं। अब यहीं इसी डायग्राम में हम मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग भी पढ़ लेंगे, ये खत्म हो जाएगा यहीं पर, आप समझ जाओगे।
क्लास में एक और डायग्राम बनाता हूँ, पर हमें यहाँ से समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे, मैं बता देता हूँ आपको बेटा जी ना। तो यहाँ पर ये जो है ना, ये है डियर ओवल विंडो और ये है राउंड विंडो, ठीक है। दिस इज ओवल विंडो, इसे कहते हैं फेनेस्ट्रा ओवलिस या ओवल विंडो, और ये है फेनेस्ट्रा रोटेंडस, फेनेस्ट्रा रोटंडस या राउंड विंडो। अब यहाँ पे साउंड वाइब्रेशन जो होती है डियर, वो फेनेस्ट्रा ओवलिस से पहुंचती है आपके इंटरनल ईयर में। इसका मतलब मिडिल ईयर से इंटरनल ईयर में आने के लिए जो दरवाजा है वो कौन हो गया, ओवल विंडो, ओवल विंडो या फेनेस्ट्रा ओवलिस। दिस इज डोर टू इंटरनल ईयर, इसे इंटरनल ईयर का दरवाजा हम कहते हैं, किसे, फेनेस्ट्रा ओवलिस को। दिस इज डोर टू इंटरनल ईयर, फेनेस्ट्रा ओवलिस, ये इंटरनल ईयर का दरवाजा है। तो डियर यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ से ये साउंड वाइब्रेशंस, आप कह लीजिए दीज आर साउंड वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस वो इंटर कर रही हैं, ठीक है, झमाझम। और मिडिल ईयर से होती हुई साउंड वाइब्रेशन पहुंची इंटरनल ईयर में, और फेनेस्ट्रा ओवलिस से वो पहुंच गई स्केला वेस्टिबुलार। फेनेस्ट्रा ओवलिस को मैंने क्या कहा, दैट इज डोर टू इंटरनल ईयर, ये इंटरनल ईयर में जाने का दरवाजा है। साउंड वाइब्रेशन यहां से पहुंची स्केला वेस्टिबुलार में, और स्केला वेस्टिबुलार में जो पेरिलिम्फ है, उन्होंने इस पेरिलिम्फ को वाइब्रेट कराना चालू किया। ये वाइब्रेशंस ठीक उसी तरह से होती है जिस तरह से हम पानी में पत्थर मारें तो वाइब्रेशंस चारों तरफ फैल जाती हैं, उसी तरह से ये वाइब्रेशंस यहाँ पे बनती हैं। पानी में पत्थर मारा होगा आपने, बहुत से लोग जो है जाते हैं पानी में पत्थर मार के देखते हैं, जिन लोगों के गांव है वहाँ अक्सर ही छोटे मोटे तलैया तालाब होते हैं, और उसमें पानी पत्थर फेंकिए तो झम झम वाइब्रेशन बनती है। बिल्कुल वैसी वाइब्रेशन यहाँ पेरिलिम्फ में बनती है, जब साउंड वाइब्रेशन आके टकराती है पेरिलिम्फ से स्केला वेस्टिबुलार। तो पेरिलिम्फ और स्केला वेस्टिबुलार दैट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, वो वाइब्रेट करना चालू कर देता है। जब वो वाइब्रेट करता है तो रीजनर्स मेम्ब्रेन भी वाइब्रेट करने लगती है, रीजनर्स मेम्ब्रेन वाइब्रेट करने लगती है। अब जब रीजनर्स मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती है डियर, तो ये साउंड वाइब्रेशन जो है ना डियर, वो ट्रांसफर हो जाती हैं एंडोलिम्फ ऑफ स्केला मीडिया। वो साउंड वाइब्रेशन एंडोलिम्फ में स्केला मीडिया के ट्रांसफर हो जाती हैं। एंडोलिम्फ भी हिलने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है। जब एंडोलिम्फ वाइब्रेट करता है तो जो बेसिलर मेम्ब्रेन है वो भी वाइब्रेट करने लगती है तेजी से। बेसिलर मेम्ब्रेन क्या तेजी से वाइब्रेट करने लग जाती है, और जब वो वाइब्रेट करती है, क्योंकि उसका भार बहुत ज्यादा है, वेट बहुत ज्यादा है, और तेजी से वायलेंटली वाइब्रेट करती है, तो वाइब्रेशन की वजह से जो हेयर्स होते हैं हेयर सेल के, वो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पर टच होते हैं, और जब वो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पर टच होते हैं तो उससे जो इम्पल्स जनरेट होती है, वो इम्पल्स इन नर्व्स के थ्रू जो हेयर सेल में लगी है वो ब्रेन के पास पहुंच जाती है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, हेयर्स टच हुए टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से, जिस तरह से साउंड वाइब्रेशन है उस तरह से, और वो नर्व के थ्रू ब्रेन को क्या हो गया, कन्वे हो गए अराउंड 30,000 न्यूरॉन्स के थ्रू। तो जैसे हम बोलते हैं वैसे ही ये इसमें वाइब्रेशन होती है। धीरे धीरे बोलेंगे तो प्यार से टच होगा ये हेयर, जैसे हम गाना सुन रहे हैं, यूं ही तुम ही हो, यूं ही तुम ही हो, तो प्यार से टच हो रहा है। और अगर हम हनी सिंह का या बादशाह शाह का आजकल गाना सुनते हैं तो हेयर सेल धड़ 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 टच होता है कि बादशाह यो यो, हनी सिंह बादशाह बादशाह, जो भी वो लोग बोलते हैं भयंकर तेजी से। तो कई इतने तेज तेज गाने आजकल की, मुझे लगता है कई सारे हेयर से टूट ही जाए, इतने वायलेंट गाने होते हैं आजकल। कई सारे रिमिक्स भी बनते हैं, और इन लोगों की क्या कहते हैं, रैप कहते हैं उसको ना, रैप। तो मुझे लगता है 100 की जगह 85 हेयर्स बचे होंगे कानों में, सब गाने सुन सुन के इतनी तेजी से टच होते हैं। पर देखो जिस हिसाब से टच होंगे हाँ सर, वो टेक्टोरियल डिवाइन था। मेम्ब्रेन पे, जी बेटा, जिस हिसाब से ये टच होगा उसी हिसाब से वाइब्रेट करेगा बेटा, और वो इम्पल्स पहुंच जाएगी किसके पास, ब्रेन के पास। क्या ये बात समझ गया बच्चा? यस सर। यस सर। दिक्कत तो नहीं है इसमें? मगर नो सर। थोड़ा सा बात नो और सर। है, थोड़ी सी बात और है, वो भी बता देता हूँ आपको इसमें जरा सी। वैसे मैं एक ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा इमेज, ठीक है, आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई विल आल्सो शेयर द इमेज इन द ग्रुप। तो इसे रब करा जाए जरा, समझ गए इतनी बात बच्चा? यस सर।
थोड़ा सा मैं Yes, इसे और sir. क्लियर करता हूँ, एक जल्दी से डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है, तो हमें क्लियर हो जाएगा। साउंड वाइब्रेशन ऐसे आती है, ये मिडिल ईयर होता है, ये इंटरनल ईयर होता है, ठीक है। हम ऐसे करके बना देते हैं, ये मिडिल ईयर, ये यूस्टेशन ट्यूब जिससे एक्स्ट्रा साउंड वाइब्रेशन बाहर जाएगी, ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे टिम्पेनम, ठीक है, टिम्पेनम से लगा हुआ ये आपका बोन, ईयर ऑसिकल्स, 1 2 और ये तीसरा ईयर ऑसिकल, ठीक है। और ये आपका डोर टू इंटरनल ईयर, ओवल विंडो, और ये राउंड विंडो जिससे ये बाहर आ जाएगी वाइब्रेशन, और ये स्केला मीडिया, ठीक है बच्चा। अब साउंड वाइब्रेशन को लेकर आते हैं जरा। साउंड वाइब्रेशन जो है वो यहाँ से आई, जब वो टिम्पेनम में टकराती हैं तो यहाँ पे होता क्या है, कंप्रेशन एंड डीकंप्रेशन ऑफ एयर टेक्स प्लेस। एयर कंप्रेस होती है, डीकंप्रेस होती है, कहाँ पे, टिम्पेनम पे, और इसी वजह से टिम्पेनम वाइब्रेट करने लगता है। जैसे ढोलक को आप बजाते हैं तो ढोलक से साउंड निकलती है, असल में वो कैसे निकलती है, वो जो सराउंडिंग एयर है ना उसके साथ वाइब्रेशन कॉज करती है, कंप्रेशन डीकंप्रेशन तो आवाज आती है। वैसे ही जब ये टिम्पेनम से टकराई तो कंप्रेशन एंड डीकंप्रेशन ऑफ एयर टेक्स प्लेस एंड टिम्पेनम स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। Now these sound vibrations are conducted to ear ossicles and they start vibrating. Malleus और incus के बीच में हिंग जॉइंट है, तो हिंग जॉइंट जैसे मूव करता है वैसे वो मूव करने लगते हैं। इनकस और स्टेप्स के बीच में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, तो चारों डायरेक्शन में से मूव करने लगता है। ये एक तरह से लिवरेज सिस्टम बन जाता है। ये जो वाइब्रेशन है उसकी वजह से जो साउंड आई वो 10 टाइम्स एम्पलीफाई हो जाती है। कितनी? 10 times amplification of sound takes place due to vibrations of ear ossicles. ये जो ear ossicle का जो आपस में जंक्शंस हैं, ये जो जॉइंट्स हैं, उनकी वजह से साउंड वाइब्रेशन 10 गुना एम्पलीफाई हो जाती है, 10 टाइम्स। और इतना ही नहीं, यहाँ पर जो टिम्पेनम है वो उसका डायमीटर बहुत ज्यादा है। अगर हम कंपेयर करें उस डायमीटर को किससे, ओवल विंडो से, जिससे साउंड वाइब्रेशन अंदर जाती है, उसका डायमीटर कम है। तो ड्यू टू स्मॉल डायामीटर ऑफ फेनेस्ट्रा ओवलिस या ओवल विंडो, इसकी वजह से साउंड वाइब्रेशन इज एम्पलीफाइड 2.2 टाइम्स। ये 2.2 गुना इसलिए एम्पलीफिकेशन हो गया क्योंकि साउंड वाइब्रेशन इस बड़े दरवाजे से इंटर की थी जिसको हम कह रहे थे टिम्पेनम, परंतु इंटरनल ईयर में जाने के लिए छोटा दरवाजा है, तो बड़े से छोटे दरवाजे में जब जाएगी तो सीधी सी बात है तीखी हो जाएगी और एम्पलीफाई हो जाएगी साउंड वाइब्रेशन। तो टोटल जो एम्पलीफिकेशन साउंड वाइब्रेशन का हुआ वो 10 into 2.2 टाइम्स हुआ। दैट मीन्स 22 गुना, 22 टाइम्स एम्पलीफिकेशन ऑफ साउंड वाइब्रेशन टेक्स प्लेस। 22 गुना एम्पलीफिकेशन हो गया साउंड वाइब्रेशन का डियर। कितना? 22 गुना एम्पलीफिकेशन हुआ यहाँ पे साउंड वाइब्रेशन का, ठीक है। और फिर साउंड वाइब्रेशन गई स्केला वेस्टिबुलाई के पेरिलिफ में, धड़ 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 उन्होंने कॉज किया वाइब्रेशन, वो एंडोलिफ में गया, स्केला जो बेसिलर मेम्ब्रेन है वो मूव करने लगी, इसकी हेयर सेल के हेयर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से टच किए और वो साउंड वाइब्रेशन ब्रेन के पास पहुंच गई। जो एक्स्ट्रा साउंड वाइब्रेशन यहाँ पे बची वो यहाँ राउंड विंडो से होती हुई यूस्टेशन ट्यूब से होती हुई यहाँ फेरिंग्स में पहुंच जाती है और वहां से बाहर चली जाती है। तो इस तरह से पूरा होता है आपका मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। अब मुझे बताइए किसी तरह का कोई डाउट तो नहीं है इसमें बच्चा? नो सर। क्लियर है? कोई सर दिक्कत है? सर अगर एयर मतलब साउंड की जगह अगर वाटर कभी कभी हम लोग के कानों में चला जाता है तो उस केस में क्या होगा? हाँ, पानी चला जाता है कभी कभार, कुछ नहीं होता। यस क्या तो होता है, थोड़ा सा गुड़गुड़ गुड़गुड़ फील होता है, दिक्कत सी फील होती है, फिर पानी निकल आता है क्योंकि टिम्पेनम उसे अंदर तो जाने नहीं देगा। और अगर वाटर चला गया तो आपको आवाज थोड़ी अलग तरह से सुनाई देगी क्योंकि आप जानते हो ना साउंड जो है वो डेंसर मीडियम में ज्यादा ट्रेवल कर सर एक बार पाती रिपीट है। कर दीजिए। साउंड वाइब्रेशन क्या कहते हैं हम, मीडियम चाहिए ना साउंड वाइब्रेशन को ट्रेवल करने के लिए। यस तो अगर पानी चला जाएगा तो उससे कुछ बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, गुड़गुड़ गुड़गुड़ फील होगा, जो भी आवाज अलग सर एक तरह बार से रिपीट कर आएगी। दीजिए। क्या चीज रिपीट कर दे बेटा?
पानी वाली सर बात टिम्पैनम सर कौन हाँ एक मिनट, टिम्पैनम बच्चे ने क्या पूछा, क्या रिपीट करना है बच्चा? सर ये स्ट्रक्चर एक बार रिपीट कर दीजिए, रिवाइज। ये फिर से रिवाइज करें? सर ठीक है, हाँ बोल बेटा, तू बोल। सर टिम्पैनम एक्सटर्नल ईयर में आएगा? असल में बेचारा बाउंड्री पे आ जाता है, ना एक्सटर्नल में आता है ना मिडिल में आता है। दैट इज द बाउंड्री ऑफ एक्सटर्नल एंड मिडिल ईयर, इसीलिए किसी में नहीं सर रखा ऑर्गन सामने। ऑफ कॉटाई क्या होता है? अरे यही इंटरनल ईयर में जो अभी कॉकलिया देख रहे थे ना हम, कॉकलिया में हाँ ये जो सर। बेसिलर मेम्ब्रेन थी, सारी सेल्स थी, सबको मिला के तो ऑर्गन ऑफ कॉटाई कहते हैं बेटा। ठीक है सर। ठीक है, वही ऑर्गन ऑफ कॉटाई। ओवल विंडो, राउंड विंडो। लो भैया फिर से देखते हैं। ये एक तो चीज है जिसे कहते हैं टिम्पेनम, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, टिम्पेनम। तो मैंने बताया कि साउंड वाइब्रेशन यहां से आई, ये क्या है? साउंड वाइब्रेशन। साउंड वाइब्रेशन, इसको ईयर पिना ने कंसंट्रेट करके एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स में प्रोजेक्ट कर दिया। ये जाके टिम्पेनम के पास पहुंची और इन्होंने कंप्रेशन एंड डीकंप्रेशन ऑफ एयर कराया। कंप्रेशन एंड डीकंप्रेशन ऑफ एयर टेक्स प्लेस। जब ढोलक बजाते हो तो उसकी जो पोर्शन है वो वाइब्रेट करता है, जहां पर आप बार बार अपने हाथों को जो है टैप करते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर ये वाइब्रेट करने लगता है। बिल्कुल ढोलक की जो मेम्ब्रेन होती है उसकी तरह टिम्पेनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती है, और वो वाइब्रेशन करके जो साउंड वाइब्रेशन उसको पहुंचा देती है किसमें? मिडिल ईयर में। मिडिल ईयर में ईयर ऑसिकल्स वाइब्रेट करने लगते हैं अपने जॉइंट्स की वजह से, जिस वजह से साउंड वाइब्रेशन 10 टाइम्स एम्पलीफाई हो जाती है। कितनी? 10 गुना एम्पलीफाई हो जाती है। 10 टाइम्स एम्पलीफिकेशन ऑफ साउंड वाइब्रेशन टेक्स प्लेस। इतना ही नहीं, ओवल विंडो का डायमीटर वो टिम्पेनम से बहुत कम है, तो टिम्पेनम से जो साउंड वाइब्रेशन निकली ईयर ऑसिकल से होती हुई ओवल विंडो से अंदर गई, क्योंकि ओवल विंडो का डायमीटर कम है और टिम्पेनम का ज्यादा, सारी साउंड वाइब्रेशन टिम्पेनम से ही तो आई थी और ओवल विंडो से अंदर गई। तो स्मॉलर डायमीटर ऑफ ओवल विंडो की वजह से, स्मॉलर डायमीटर एज कंपेयर टू द टिम्पेनम, क्योंकि टिम्पेनम का डायमीटर बड़ा है, वहां से आवाज आ रही है। अगर आप पानी को देख लीजिए, मोटी सी पाइप है, आप डायमीटर कम कर दो तो स्पीड तेज हो जाती है कि नहीं? हो जाती है ना। यस सर। अगर यस सर। नल बहुत मोटा हो और पाइप आगे जाके पतली हो जाए तो स्पीड तो भयंकर बढ़ जाएगी। तो कुछ उसी तरह की चीज यहाँ होती है। स्मॉलर डायमीटर क्योंकि होता है ओवल विंडो का, इस वजह से साउंड वाइब्रेशन 2.2 टाइम्स और एम्पलीफाई हो जाती है। 2.2 टाइम्स। तो जितनी आवाज आ रही है, असल में जो मैं बोल रहा हूँ 22 गुना धीमा बोल रहा हूँ, क्योंकि 10 टाइम्स ईयर ऑसिकल ने और 2.2 टाइम्स स्मॉलर डायमीटर ऑफ फेनेस्ट्रा ओवेलिस ने उसे एम्पलीफाई किया। 10 इंटू 2.2 टाइम्स मतलब 22 गुना। तो टोटल 22 टाइम्स एम्पलीफिकेशन ऑफ साउंड वाइब्रेशन टेक्स प्लेस। 22 टाइम्स एम्पलीफिकेशन हुआ डियर, एम्पलीफिकेशन। ये एम्पलीफाई होके पहुंची स्केला वेस्टिबुलाई के पेरिलिम्फ में, उसको वाइब्रेट कराया। पेरिलिम्फ से वाइब्रेशन पास हो गया एंडोलिम्फ में, वो वाइब्रेट करने लगी। जब बेसिलर मेम्ब्रेन, जिसे ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई कह रहे हैं, उसमें बेसिलर मेम्ब्रेन और सारी सेल्स आती है, वो वाइब्रेट करने लगी, तो हेयर सेल के हेयर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से टच हुए। जब टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से टच हुए तो डीपोलराइज हुए, और वेव ऑफ डीपोलराइजेशन इन हेयर सेल ने पहुंचा दी ब्रेन के पास, जो उसका लोब है, ऑडिटरी लोब, उसके पास पहुंचा दी। और इसमें एसोसिएटेड है 30,000 न्यूरॉन, जिनकी मदद से इसने उसको वहां पे पहुंचाया। ठीक है बेटा, रिपीट करा दिया? रिपीट करा दिया ना बेटा? यस सर। यस सर। अब हमारा Yes, टाइम sir. थोड़ा यहाँ ये वाला स्लॉट खत्म होने वाला है, तो अब बताइए इसके बाद क्या पढ़ना है? आय पढ़ना है कि केमिकल कोऑर्डिनेशन?
सर आई आई आए पढ़ोगे तो सर, उसमें टाइम निकल जाएगा 30-35 मिनट। और यस उसके सर बाद- सर केमिकल कोऑर्डिनेशन सर केमिकल कोऑर्डिनेशन। सब अलग अलग बताएंगे। आई पढ़ोगे, केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ोगे। आई पढ़ोगे। सर केमिकल कोऑर्डिनेशन। सर केमिकल स्टार्ट केमिकल करो। कोऑर्डिनेशन। चलो केमिकल कोऑर्डिनेशन ही पढ़ा देते हैं, क्योंकि मैं तो पढ़ाने को तैयार हूँ। मैं तो 3-4 घंटे पढ़ा दूंगा, पर आप झेल नहीं पाओगे। बहुत सारे बच्चे भागने लगेंगे। तो एक चीज पढ़ लेते हैं ना, फिर दूसरा टॉपिक बाद अरे में सर पढ़ेंगे। 8 घंटे आपसे पढ़े हैं, 4 घंटा क्या है? अब सब नहीं पढ़ सकते ना बेटा। तो 8 घंटे कब पढ़े थे? आकाश में थे क्या? आकाश में थे सर। हाँ सर। वही 8 घंटे क्लास होती है। और मैं आया ही था तब जब हाँ सिलेबस खत्म करना, यस 3 सर। ही महीना बचा था, सारा टॉपिक पढ़ा दिया था 3 महीने में ना। यस सर। हाँ 8 घंटे तो मैंने खजूरी में पढ़ाया था। 8 घंटे एक बार यस सर। यस सर। खजूरी में थी क्या तुम? हाँ सर। हाँ ठीक है। यहाँ के सेंटर पे तो मैंने 4 घंटे ही पढ़ाया है। वहाँ क्योंकि मैं जाता था, थोड़ा दूर था, तो 8 घंटे पढ़ा के आया था, है ना। अरे उस दिन हाँ सुबह से सर। पढ़ा रहा था, 12 घंटे क्लास ली थी, कई सारे बैचेस की। तो ठीक है बेटा, हम लौटते हैं। क्या आपको ब्रेक चाहिए 10 मिनट का? दे दीजिए सर। हाँ तो ठीक है, हम अब मिलते हैं 9:35 में मिलते हैं, ताकि आप लोग कुछ खा पी लीजिए, Okay. ताकि हम थोड़ी देर पढ़ पाए, 1 घंटा 1.5 घंटा, है ना। न्यूरल कंटेंट Yes, कोऑर्डिनेशन 1.5 घंटे से पहले खत्म नहीं होगा बेटा। तो हम मिलते हैं 9:35 पे, ठीक है। ओके सर। शार्प 9:35। मैं तो पहले मीटिंग ऑन कर दूंगा। 9:35 डन। ओके यस सर। ओके Okay, sir. 9:35।